ये 2024 का जो इलेक्शन है, ये पूरी तरह से भारतीय संविधान को बचाने के लिए और भारतीय संविधान को दोबारा से मैनिपुलेशन करने का एक जंग है। और इसमें पूरी तरह से अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक-एक भारतीय ने अगर पूरी कोशिश करके और हम अगर पूरे के एकजुटता के साथ या जिसको यूनाइट करके अगर हमने उस अलायंस को लाया या उन लोगों को लाया सत्ता में 2024 के अंदर, जो पूरी तरह से 1947 के बाद जो बाबा साहब का संविधान लिखा गया और इंडिया के अंदर आज तक 1947 से अगर हम देख लें तो लगभग 70 साल के अंदर वो चीज़ें, हमारा विकास का एक पैमाना था जो होता रहा लगातार। मगर आज इस 10 साल के अंदर 2014 से लेके ये 2024 आ रहा है, 2024, इस 10 साल के अंदर जितने चेंजेस हुए हैं और जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स किया जा रहा है और जिस तरह से एक पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री जो इंडिया थी और एक हिंदुस्तान की जो पहचान थी पूरी दुनिया के अंदर, उसको बदलने की कैसी कोशिशें की जा रही है, किस तरह से। और जो सबसे बड़ा मसला पूरे इंडिया के अंदर जो आज सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो ये है कि जितनी भी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको आप कह लीजिए कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर अगर 95% भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। 90 से 95% सिर्फ चंद लोगों के अंदर आप कह सकते हैं। 150 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी के अंदर मुश्किल से ये 1 लाख लोग भी नहीं हैं। मुश्किल से 140 से 150 लोग हैं जिनके हाथों में हिंदुस्तान का एक पूरा पूरा आर्थिक तंत्र या इकोनॉमिक सिस्टम उनके हाथ में जा चुका है। और सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए इस 10 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने जो नीतियाँ लाई हैं, जो पॉलिसी मेकिंग की है और जो पॉलिसियों को बनाया है, जिसकी वजह से आम लोगों के अंदर या आम लोगों के ऊपर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, या आप कहिए कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ा कि अमीरों के तो कर्ज माफ़ किए जा रहे हैं और गरीबों के ऊपर या आम लोगों के ऊपर या आम भारतीयों, उसको गरीबों नहीं कह सकते हैं बल्कि आम भारतीयों के ऊपर बोझ को बढ़ाया जा रहा है। आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ की आबादी के अंदर लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट किसान हैं, फार्मर्स हैं। उसके अंदर 4 से 5 करोड़ लोग होंगे जिनके ऊपर कर्ज होगा बहुत। वो लाख रुपए का भी कर्ज नहीं बनता है, यानी 1 लाख करोड़ का भी कर्ज नहीं बनता है। उस कर्ज को, किसान के कर्ज को माफ़ करने के लिए ये गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट नहीं कहिए बल्कि मोदी गवर्नमेंट किसी हाल पे भी तैयार नहीं है। और कॉरपोरेट्स के 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को, जिसको राहुल गांधी ने बार-बार कहा है, और पूरे हिंदुस्तान के बस इस बातों को इतना दबा दिया गया है कि आम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि 4 लाख करोड़ क्या हुआ। सिर्फ अडानी और अंबानी चंद ऐसे लोग कॉरपोरेट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर जिनका कर्ज माफ़ किया जा रहा है। आप सोचिए कि जो लोग सोने की बिल्डिंग्स में रह रहे हैं उनका कर्ज माफ़ कर रही है मोदी गवर्नमेंट। और 2014 के अंदर जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो एक गैस के सिलेंडर का प्राइस जो था वो 450, यानी 410 से लेके 450 के बीच में था। आज उस गैस सिलेंडर का प्राइस 950 से लेके 1050, यानी 1000 रुपये तक चला गया, यानी 500 से 1000। अगर आप सोच लीजिए कि एक महीने के अंदर सिर्फ 10 करोड़ सिलेंडर सेल होते हैं और 500 रुपये उसकी महंगाई, यानी 500 रुपये इन्फ्लेशन बढ़ा दिया गया, तो आप सोचिए कि पाँच कितने कितने करोड़ का सिर्फ आम लोगों से वसूला जा रहा है पैसा। तो लगभग आपको दिखेगा तो कम से कम 5 से 50 हज़ार करोड़ रुपया है जो सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर से वसूला जा रहा है आम लोगों के पॉकेट से। और कॉरपोरेट्स जो हैं उनको कर्ज दिए गए, वो कर्ज को पे कर सकते हैं, उनके पास लाखों करोड़ का एसेट्स है उनके पास। पूरे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े एरिया पे उनका एक तरह से कब्जा हो चुका है। टेलीकॉम से लेके पोर्ट, बंदरगाह, आपने क्या-क्या सुना होगा और सब सुन रहे होंगे कि किस तरह से अडानी पोर्ट्स बना, अब अडानी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, अडानी को रेलवेज़ दिया जा रहा है। पहले इनके पास पोर्ट था, अभी एयरपोर्ट सौंपे जा रहे हैं। हर किसी को पूरी तरह से प्राइवेटाइज़ेशन किया जा रहा है। रेलवे अडानी को सौंपा जा रहा है, ग्रीन एनर्जी में पहले से अडानी है। आप ये सोचिए कि सारी चीज़ सिर्फ चंद लोगों के हाथ में सौंपी नहीं जा रही है बल्कि अंबानी और अडानी को सौंपी जा रही है, तो क्या हालात होगा भारतीय आर्थिक तंत्र का और किस तरह से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्रश करेगा। कि जब आप अमीरी और गरीबी देखिए, पैसा इंडिया में रोज़ तो छापा नहीं जाता है कि छाप कर यहाँ की गरीबी को मिटा दिया जाए, बल्कि पैसा या मनी का किसी भी कंट्री के अंदर वो कितना नोट छाप सकते हैं या कितना नोट रख सकते हैं, उसका एक सिस्टम होता है। हर कंट्री की सेंट्रलाइज्ड बैंक जो होते हैं उसका एक सिस्टम होता है कि सिर्फ वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा रख सकते हैं।
ये फिक्स होता है। अब मान लीजिए कि इंडिया के अंदर वो 4 लाख करोड़ है या 10 लाख करोड़ है, या कहने के लिए कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है। इसके अंदर जितने भी पैसे हैं, अगर इस पैसे का एक 90% हिस्सा सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में चला गया और 10% में सारे लोग, तो आप कितनी भी दौड़ धूप कर लोगे एक कॉमन पीपल के लिए, उसके लिए तो वही सारा सिस्टम है कि उतना ही में वो लेंगे। यानी आपने 1000 रुपये के अंदर अगर 900 रुपये को सिर्फ 1 से 2 आदमी के बीच में बाँट दिया है और 100 रुपये के अंदर आपने 100 लोगों को खड़ा कर दिया है, तो 100 लोगों की आपाधापी जो होगी वो सिर्फ 100 रुपये के लिए होगी, और 900 रुपये को पहले आपने सिक्योर कर दिया है। तो पूरी तरह से सारा सिस्टम को आप बुनियादी तौर पे अगर समझना चाहते हैं, तो इसके लिए तो एक पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। और एक आम इंसान जो होता है या आम वोटर जो होता है, जो इलेक्शन में वोट करता है, वो तो 2 ही वजह से सिर्फ करता है। एक तो सिस्टम ये होता है कि जो एक क्राउड, एक भीड़ होती है, जो पूरी तरह से भाग रही है एक तरफ, या उसको उसके सामाजिक जो जनरल इंडिया के अंदर जो चीज़ होती है कि वो एमपी का इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, या फिर वो स्टेट लेवल का इलेक्शन हो, विधानसभा का हो, उसके गांव के जो, या उसके समाज के या वो जहाँ पे रहता हो, जिस विलेज के अंदर, उसका एक कुछ लोग होते हैं जिनका सामाजिक एक तरह से दबदबा होता है। उन्होंने कह दिया, लोगों ने वोट दे दिया। मगर आप उस सिस्टम को अगर गहराई से समझ रहे हैं, जो समझने वाले लोग हैं, तो आप इस बात को समझिए कि आपका एक एक वोट किस तरह से इस 10 साल के अंदर आम लोगों के ऊपर किस तरह से बोझ बनाया गया है पूरे सिस्टम को, कि 60 रुपये का पेट्रोल आज 100 रुपये चला गया, और 500 का सिलेंडर 1000 रुपये चला गया। ये आप एक आदमी के लिए तो कॉमन सी चीज़, चलो 500 रुपया महंगाई चली गई सिलेंडर की, मगर आपने 10 करोड़ इंडियंस के बारे में सोचिए, 50 करोड़ लोग जो अगर सिलेंडर का कलेक्शन लिए हुए, कनेक्शन उनके पास है, उनके बारे में सोचिए, तो टोटल पैसा कितना बनता है। ये किन के पॉकेट से वसूला गया, ये आम लोगों के पॉकेट से वसूला गया है। आप सोचिए कि जहाँ आर्मी की नौकरी मिलती थी, एक यंग को 20 से 21 साल के युवाओं को नौकरी दी जाती थी, फिर उनको पेंशन मिलता था आर्मी के अंदर, वो सारे सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ 4 साल की नौकरी का स्कीम लाया गया, अग्निपथ स्कीम। अब सोचिए 4 साल आर्मी में जॉब करने के बाद एक इंडियन युवा सड़क पे आ जाएगा, या मान लीजिए 20 लाख, 15 से 20 लाख रुपए लेके वो साइड हो गया, अगर उसकी जान चली गई तो उसको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जाएगा। अब सोचिए कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आपको ये बात पता होगी कि अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, उनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव बनाया गया, सेक्रेटरी। 4 साल का, 3 से 4 साल का वो पूरा उनका ये होता है सेक्रेटरी का। उसके अंदर अभी उसको सेकंड टर्म लाने के लिए बाज़ाब्ते बीसीसीआई का जो संविधान है उसके अंदर चेंजिंग किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि एक मिनिस्टर्स का बेटा, या एक कहिए कि भारत के होम मिनिस्टर के बेटे को सेकंड टर्म में लाने के लिए जॉब में संविधान में संशोधन किया जा रहा है, और जहां 10 करोड़ युवाओं की ज़िंदगी से इस तरह खेला जा रहा है कि जहां पर 1 करोड़ आर्मी के जॉब्स थे, जहाँ पे लोग आर्मी में जाने के बाद अपनी लाइफ को सिक्योर करते थे, उनके परिवार वाले समझते थे कि अगर मेरे बच्चे ने बलिदान दे दिया देश के लिए, तो एक बहुत बड़े गौरव की बात होगी, और फिर उसके बाद हमारे परिवार का एक आश्रित बन जाएगा कि उन्हें पेंशन आएगी। उस सारे सिस्टम को ख़त्म कर दिया जा रहा है, और एक आम लोगों को चंद साहूकारों के हाथ में सौंपा जा रहा है। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अंबानी का, आप अपने खाने-पीने का भी सामान इस्तेमाल करेंगे तो अडानी का। यानी हर जगह सिर्फ़ सारी सिस्टम्स पे काबिज़। अब इस सारे सिस्टम के कब्ज़े का 2 रास्ता, या तो है कि आप सुपरमैन बन जाइए और सारा कंट्रोल खुद करिए पूरे यूनिवर्स का, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता जो इंडिया के अंदर है कि डेमोक्रेसी है हमारे पास 5 साल के बाद सरकार को बदलने का एक चांस आता है। अगर इस 140 करोड़ के अंदर अगर आधे लोग भी वन साइडेड हो गए, या एक समझ लीजिए कि मैं तो कहता हूँ कि आधे नहीं, अगर 40 से 50% रेंज भी वन साइडेड अगर वोट आप कर दें, और बुनियादी तौर पे ये है कि हर लोकसभा सीट के अंदर हालात अलग होते हैं। हर एमपी के अंदर आप अपने जहाँ भी हैं, आप इंडिया के अंदर 543 लोकसभा की सीटें हैं, उस हर सीट के अंदर ये बात देखिए कि जो कैंडिडेट्स, अगर वो यकीनन नितिन नितिन गडकरी की तरह है, तो ज़रूर उसको सपोर्ट करना चाहिए, वो चाहे बीजेपी से आए, चाहे किसी और से आए। मगर सिर्फ चंद लोग बहुत अच्छे होंगे, उससे काम नहीं होगा। आपको एक-एक सीट्स के ऊपर ऐसे लोगों को लाना है कि किसी तरह से ये मोदी गवर्नमेंट, जिसने पूरी तरह से साहूकारों की सरकार बना के रखी है पूरे इंडिया के अंदर, और पूरे इंडिया के अंदर एक पूरा मैनिपुलेट किया जाता है इलेक्शन के टाइम में, कि आपको किस तरह से आपके दिमाग को पूरे सोशल मीडिया के ज़रिए, पेपर्स के ज़रिए एडवर्टाइज़ करके छोटी-छोटी बातों को कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, और हकीकत में आपको खोखला किया गया है। 5 साल में आपके पास 5 बार भी दौरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री, और इलेक्शन के टाइम में आपके पास हर विधानसभा, हर लोकसभा के अंदर 1-1, 2-2 जनसभाएँ की जा रही है।
तो पूरी तरह से गहराई के साथ पकड़िए और किसी तरह से इंडिया अलायंस को लाइए और पूरी ताकत के साथ एक-एक लोकसभा सीट के अंदर एक-एक वोट शेयर करके, चाहे वो 5 लाख वोट का शेयर पे जाके जीत बन रही हो, चाहे 10 लाख। आप पूरी तरह से ऐसे लोगों को लाइए कि जो आपके जनप्रतिनिधि किसी तरह से जाकर वहाँ पे 300 प्लस सीट्स का क्रॉस करे और इंडिया के अंदर फिर से इंडिया अलायंस को लाए। चाहे कि 10 साल की भ्रष्ट नीतियों की वजह से, जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट ने, सिर्फ अपोजिशन के लीडर हैं उनके लिए सीबीआई, ईडी सारा कुछ है, मगर भाजपा के अंदर सारे लोग नीट और क्लीन हैं। आज अगर कोई भाजपा में शामिल होता है तो कल होके उस वॉशिंग मशीन के ज़रिए वो पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। और छोटे से छोटा नेता अपोजिशन का है तो उस पे क्या-क्या करप्शन के कैसे-कैसे आरोप लग रहे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को पूरी तरह से जाल बिछा दिया गया है। तो ऐसी गवर्नमेंट्स को हटाइए पूरी तरह से। पूरे भारतवासियों से इस बात की अपील है और इंडिया के अंदर एक ऐसी सरकार को लाइए जो हमारी कम से कम जो आम लोग हैं, वो जो परेशानियों की मार में हैं, उनकी परेशानियों से हम उनको पूरी तरह नहीं निकाल सकते, मगर शायद उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। उन पे महँगाई की बोझ को कुछ कम किया जा सके। उन युवाओं को देखिए जो रोज़गार के लिए इस एक उम्मीद पर थे, उनके रोज़गार को किस तरह से ख़त्म किया गया, उनकी आँखों को देखकर कि किसी तरह से ऐसी सरकार को लाइए जो फिर से आर्मी के अंदर परमानेंट जॉब्स को शुरू करे। फिर से पूरी तरह से आर्मी की जो नई स्कीम है इसको हटाई जाए और किस तरह से नई जॉब्स को वो सरकारों को लाइए, उस सरकार को कि जो पहले भी जॉब्स दे रही थी और फिर से जॉब्स के जो सारे रास्ते हैं उसको खोला जाए। और सबसे बड़ी जो आम बात है, कॉमन चीज़ है कि सिर्फ़ चंद लोगों को अमीर बनाने के बजाय एक आम भारतीय को कैसे भला किया जाए, इस बात को सोचकर फिर से इंडिया अलायंस को कंप्लीटली वोट कीजिए आप और एक-एक लोकसभा सीट के अंदर इस अलायंस को इतना बहुमत के साथ लीडिंग कीजिए, कम से कम 300 प्लस सीट्स क्रॉस करके इंडिया अलायंस फिर से केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर सरकार बने इंडिया अलायंस की। और मोदी गवर्नमेंट के 10 साल जो जिस तरह से काला स्याह रहा है, वो उस काले स्याह को, उस काले धुंध को हटाकर फिर से एक रोशनी की किरण पैदा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।